आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हसन काज़मी साहब मौजूद हैं और उनका मैं तहे से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए बातचीत करने के लिए कुछ अपने इसमें वक्त में से अपने बहुत ही मसरूफियत के बाद भी मुझे थोड़ा सा वक्त दिया है। मैं इसके लिए उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, मैं क्या अपने देश की आवाम भी और सबके एक है कि वो मतलब आपने जो ये शुरुआत की है शायरी की, ये ख्याल आपके दिल में कब आया और क्यों आया? इस लाइन में आप कैसे सोचा आपने जाने की? कोई भी फन हो, चाहे वो लिखने पढ़ने का मामला हो या किसी भी फनों लतीफ़ा का सिलसिला हो, तो कुछ घरेलू माहौल होता है जिसके सबब वो जरासीम और माहौल मिलता है। तो उसी माहौल के सबब उसमें जिला मिलती है और अगर उसकी मिजाज से वो मेल खाता है तो वो आगे फिर उसके रास्ते और बनते चले जाते हैं। तो हमारे घर में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला था। नाना हमारे किताबों को नॉवेल्स का पढ़ते थे, उसी में जो पढ़ चुकते थे तो तमाम किताबें जो पढ़ी थी वो मैं उठ के पढ़ने लगता था। और मामू थोड़ा शायरी वारी का भी शौक़ था, वो करते थे। और भी खानदान के लोग इस तरह के, जब कोई घरेलू महफिल होती थी तो उसमें कोशिश की जाती थी कि जितने लोग हैं वो सब कुछ ना कुछ अपना फन पेश करें। तो उसमें ज़्यादातर शायरी और इस तरह की चीज़ें सामने आती थी। तो वही माहौल मेरी खाला ने हमारी ज़्यादातर तरबियत की, तो अरबी फ़ारसी के अशार और सब माहौल मिलता रहा, जिसके सबब मेरा रुझान उसकी तरफ हुआ। घर में किताबें थी, मीरा गालिब, मोमिन, जिगर, तो उन सब को पढ़ते पढ़ते फिर मुझे शौक़ हुआ सुनाने का भी। तो मैं ज़्यादातर गज़लें फैज़ की और मेहंदी हसन को सुनते थे, गुलाम अली को। पाकिस्तान से रेडियो का ज़माना था और कोई ज़रिया था नहीं, टेलीविज़न भी नहीं था, तो वो कैसेट क्या होते थे, वो रेडियो ही पे आता था। वो उतनी देर हम सुनते थे। रात में एक प्रोग्राम आता था रावलपिंडी से, आधे घंटे का, 11 बजे। 11 बज जाता था, 11:30 हुआ, वो प्रोग्राम खत्म हुआ। फिर वो मुल्तान, वाली साहब को पता था कि वो मुल्तान इसके बाद लगता है, तो लट्टू घुमा घुमा के जल्दी से फिर वहाँ पहुँच गए। तो गुलाम अली मेहंदी हसन की गज़लों के बड़े शौकीन थे, तो वही सुन के वही गुनगुना कर फादर भी गुनगुनाते थे, तो मुझे भी शौक़ हुआ। और फिर जब कोई महफिल इस तरह की होती थी तो मुझसे भी कहा जाता था तो मैं सुनाता था। इस तरह की तकारीफ की सबब जो है फिर मेरे अंदर जरासीम पैदा हुए। फिर कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में जो है एक्टिविटीज़ जितनी होती, डिबेट हो रहा है तो उसमें शामिल, तकरीर भी कर रहे हैं, नातिया कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, ड्रामे हो रहे हैं, तो सब में थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ता सा गया। और फिर एक कॉलेज से निकल के फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ और होती थी, जैसे कहीं कंपटीशन हो रहा है नातिया कंपटीशन का या इस तरह की, तो उसमें भी शरीक होते थे। ख़ासकर बाराफात में हमारे यहाँ कानपुर में जगह जगह स्टॉल लगते थे, बड़े बड़े जलसे होते थे। उन जलसों में नात कंपटीशन में जितने नात पढ़ने वाले लोग होते थे वो रात भर वहाँ नातें पढ़ते थे और सवेरे उसका फजर के वक्त फैसला होता था। फलां बहुत खूबसूरत थी, फलां ऐसे थे, फलां वैसे थे, तो वो रिज़ल्ट आता तो सवेरे कहीं ना कहीं से मुझे प्राइज़ ज़रूर मिलता था, चाहे वो सेकंड प्राइज़ हो, कहीं से फर्स्ट मिल जाता था, कहीं से थर्ड, तो इस तरह से कुछ कंसोलेशन प्राइज़ भी। तो इस तरह के जो सिलसिले हुए तो उससे हौसला अफजाई मिली, और हौसला अफजाई के सबब मेरा जो है उनसे रुझान ज़्यादातर उधर होने लगा। और फिर ये एक सिलसिला हुआ कि
कहीं कंटिन्यू। उसके बाद फिर जो है ये हौसला अफजाई एक तरह की हुई और उसकी वजह से मुझे प्राइजेस बहुत मिलते थे। सवेरे जब आते थे तो कहीं से बाल्टी मिल रही, कहीं से घड़ी मिल रही है, कहीं से लैंप मिल रहा है, कहीं से और भी इस तरह के जो कंपटीशन में होते हैं उसी तरह और उसी में भरे हुए चले आ रहे हैं। 15-20 प्राइजेस मम्मी के पास रखते तो बड़े खुश होते हैं, बड़ी दुआएं देती थी। तो ये एक सिलसिला का तो उस पर मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं हुई, थोड़ा सा सॉफ्ट करना रखा गया। पढ़ते तो थे लेकिन इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे कि मतलब मुझे कहा जाए कि नहीं तुम ये सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करो, कहा जाता था। लेकिन वो शक्तियाँ थी, खेलने वेलने में शक्तियाँ थी। घर के बाहर दहलीज पे नहीं खड़े हो सकते थे, लड़कों के साथ बाहर जो महल्ले के लड़के हैं उनके साथ कंचे गोली गुल्ली डंडा नहीं खेलते तो सब नहीं किए। हाँ बस शाम को कॉलेज सामने ही था, हलीम कॉलेज, तो शाम को कॉलेज चले जाते थे, वहाँ क्रिकेट वगैरह खेल के आ जाते थे। इतने आपको जैसे आपने बताया कि आप पढ़ते थे तो आपको मतलब आपका मैंने भी सुना है तरन्नुम, जैसे आपका बहुत अच्छा लगा, आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो आपने कभी सिंगिंग की तरफ जाने की नहीं सोची? ये हमने इसका कोई गोशा अगर निकले, ये बहुत मौजूद सवाल आपने किया है। तो निकले तो वो सिंगिंग के ही लेते, ज़हन गुमान में वहम में भी नहीं था कि शायर बन पाऊँगा। हम सिंगरी की उससे थे और खुशकिस्मती से मेरे घर के 3 घर छोड़ के एक बहुत बड़े उस्ताद थे, नाबीना थे, मुन्ने समी साहब, और बड़े फनकार थे उस्ताद थे। उनके हम हज़ारों, ये अभिजीत भट्टाचार्य जो आप सुनते हैं प्लेबैक सिंगर, वो भी उनका शागिर्द था। उसके अलावा और कई सिंगर इकबाल वगैरह उनके कानपुर में और सब छाए हुए थे। म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होती थी उसमें टॉप क्लास के वो सब थे। तो उनके वो वालिद साहब के, मेरे वालिद साहब को भी शौक़ था तो वो अक्सर वहाँ चले आते थे। उनके शागिर्द 10-12 रोज़ आते थे, तो वो अपना चुपचाप सुने हुए उनको सुनते थे, सीखने जो आते थे उनसे। तो उससे मैं भी बैठ जाता था, चला जाता था उनके साथ। छोटा सा था 6-7 में, तो बैठता था तो बड़े प्यार से बैठाते, आ जाओ। और मैं सुना करता था, सुना करता है तुम कुछ गाओगे? तो एक आध गाने हम कोशिश करते थे तो वो अपने इशारे से वो अपना हारमोनियम पे वो करवा लेते थे। मैं लगा लेता, मुझे कोई संगीत की जानकारी नहीं। फिर कॉलेज में फंक्शन वो होता था 1 हफ्ते का, उस कंपटीशन में ये पूरी कंपोजिंग और उनका म्यूजिक वगैरह होता था। नाच हो रही है और कव्वाली हो रही है, टीचरों पे तो नहीं बनाते हैं जो उसमें चलता है, तो वो सब होता। तो खैर उसमें पेश रहता, तो उसी वजह से मैं वहाँ बैठने देने लगे। फिर उन्होंने कोशिश की अपने साथ प्रोग्राम में ले जाने की। एक आध प्रोग्राम में चला जाता था उनके साथ, क्योंकि वो नाबीना थे, उन्हें एक आदमी की ज़रूरत होती थी, तो उसके बगैर नहीं जाते थे। तो जाने लगे तो मुझे 1-2 गाने उन्होंने सेट करा दिए थे, लेकिन वो मैं उन्हीं को देखता रहता था। वो जैसे ही इशारा करते तो मैं वहाँ शुरू हो जाता था, और जहाँ होते थे वो रुक जाता था। बस इतना है, अगर वो ना हो तो मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर एक बात जो है, जब सुकून होता था दोपहर भर में खाना ना खा के, वो दरवाज़ा खुला होता था उनका, दरवाज़ा अगर जैसे ही खुला हुआ है तो मैं समझ जाता कोई है, तो मैं चला जाता था। तो उन्होंने खुद मुझे ऊपर सोफे पे बिठाया, बेंच पे, और ख़ुद नीचे तबला लेके बैठ गए। कहने तुम्हारी ताल नहीं सही है, तो तुम्हारी ताल सही करा दें। और उन्होंने काफ़ी कोशिश, कई घंटे कोशिश की, ऐसे होगा ऐसे होगा, बना के आखिर में उन्होंने जो है किनारे कर दिया तबला। कहने तुम नहीं गा सकते, कहने बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता है। तो ताल जो है बहुत मजबूत होना चाहिए, ताल अगर नहीं तो तुम गा नहीं पाओगे, छोड़ दो। मैं छोड़ दिया और सुनने सुनाने तक था मामला। उसी बीच मेरे खालू थे कानपुर में, तो वो कॉर्पोरेशन में PRO थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो वो हर साल इंटरनेशनल मुशायरा करते थे। मोदी जी वो सब जानते थे, बहुत दूर दूर के शायर सब वहाँ, जितने बड़े शायर थे वो आते थे। कुंवर महन सिंह बेदी उसके ख़ास मेहमान होते थे, और वो निज़ामत भी करते थे मुशायरे की।
तो उन्होंने ये खालू ने हमारे देखा कहने इसके अंदर बड़ा शौक़ है शायरी वायरी का और बनाने का, तो मुझे साथ ले जाने लगे और साथ ले जा के हाँ भाई सुनाओ। और वो छोटे से तो हम थे ही, लेकिन वो अपना दोस्तों में ले जाके उनकी महफिल में कहने ये बॉम्बे से आए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं और इनसे जो है गज़ल सुनिए। और तो मैं सुनाता था, वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया, मेहंदी हसन की, फैज़ अहमद फैज़ की, तो वो सब तो ये इतना ज़्यादा भरने लगे और इस तरह से हौसला अफजाई हुई कि वो मुझे अच्छा लगने लगा। पढ़ते होते थे बाकी फ्री टाइम में ये सब ना करते। तो एक बार ये हुआ कि उन्हें मोती झील का मुशायरा था, कहने का ऐसा है तुम मेरे साथ ही रहना और कल और सब शायर लोग आ रहे हैं, उनको देख रेख के लिए उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, वहीं गेस्ट हाउस में। तो मैं रहा, तो उसमें मालूम शहरियार साहब, कुंवर मैन सिंह बेदी और तमाम लोग इस तरह के थे, तो उसमें आए थे। तो फैज़ अहमद कुंवर मैन सिंह बेदी साहब को मुशायरे के दूसरे दिन सिपासनामा पेश कर रहा था शहर की तरफ से, शहर के अंजुमनों की तरफ से, जिगर अकेडमी वगैरह के। तो उन्हें सिपासनामा और उनके एजाज़ में लंच रखा गया था उसी के लिए गेस्ट हाउस में। तो वो तो वक्त से आ गए। उसमें चीफ गेस्ट थे ये एडमिनिस्ट्रेटर थे और डीएम साहब, इन लोगों को आना था, उनका इंतज़ार हो रहा था। तो मैं कल से लगा हुआ था कुंवर साहब के और दवान साहब, तो सब लोग बहुत मुतासिर थे मेरी बात को। तो बेदी साहब ने कहा कि तुम्हें कुछ शौक़ है शायरी? और हमने शायरी नहीं, मैं फैज़ अहमद फैज़ इन लोगों की गज़लें सुनाता हूँ और शौक़ तो है मुझे, लेकिन हम शायरी अभी कर नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा, तो वक्फा था, उन्होंने कहा, कहने के हसन तुम कोई गज़ल सुनाओ, वक्त भी कट जाएगा। और सारे शहर के शायर जो टॉप क्लास के सारे हो सकते थे वो सब मौजूद थे। तो मैं बेझिझक आदमी हूँ, तो स्टूडेंट मुझे हुक्म मिला, शुरू हो गया। तो फैज़ अहमद की फैज़ की गज़ल, वो गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, ये गज़ल मैंने बिल्कुल हूबहू मेहंदी हसन की, जाहिर है उनकी आवाज़ भारी होगी, मेरी वो लड़कपन की आवाज़, लेकिन मैंने हूबहू उतारी और सब ने बहुत पसंद की। तो जैसी गज़ल ख़त्म की, मकाम फैज़ कोई राह में जचाई नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। तो कुंवर मैन सिंह बेदी साहब ने कहा, कहने भाई ये तो गज़ल आपकी रटी रटाई हुई है, याद है। इसी गज़ल में जो है मेरे भी दो शेर हैं, ज़रा सा वो सुनाइए ज़रा। तो सामने कागज़ कलम उठा के मैं लिखने लगा, वो बोलते गए, मैं तो कहने कि उर्दू लिखने के कितने है, और बड़ी सलाहियतों वाला बच्चा है, ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने बात किया और मैंने वो दो शेर भी उनके सुनाए उसी अंदाज में, और बहुत दाद उन्होंने दी, बहुत बगल में बिठा दी, शाबाशी दी। उसमें एक शेर मुझे अभी भी याद है कि हुआ जो तीर नज़र नीम कश तो क्या हासिल, हुआ जो तीर नज़र नीम कश तो क्या हासिल, मज़ा तो जब है कि सीने के आर पार चले। वो इतने खुश हुए, खूब उन्होंने पीठ थपथपाई और सामने सब जितने असातिज़ा बैठे थे, कहना भाई ये मैं आपको एक तोहफ़ा दे के जा रहा हूँ यहाँ पर, और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बच्चे की आप लोग तरबियत कीजिए, परवरिश कीजिए, और ये बड़ा फनकार निकलेगा। और इसकी सलाहियतें आप देखिए, अभी 6-7 में पढ़ता है, लेकिन आप देखिए इसकी उर्दू की तरफ उसका रुझान देखिए, तो उर्दू का शेर मैं बोलता हूँ वो लिख रहा है, और उसी सलीके से उसने उसको पेश किया, उसकी नज़ाकतों से और उससे फन से भी आके कर दिया। वो उसके बाद से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तो वो मालूम हुआ कि वो हमारे महल्ले के करीबी जिगर अकेडमी था, जहाँ यहाँ के शेरी साहब, कैफ साहब हफ्तों वहाँ रहते थे आकर, तो सब बड़े से बड़ा हिंदुस्तान का शायर वहाँ आके रहता था। सारे शायर जो शहर के थे वो शाम की वक्त वहाँ बैठते होते थे। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और मुझे कुछ जो मैं बता रहा था, नात कंपटीशन वगैरह होता है, तो उसमें फिल्मी गानों पे मैं नात के शेर जो है लिखता था, और वो मैं पढ़ देता। मैंने हाँ ये मैंने बताया उनको कि मैं नात के शेर, फिल्मी गानों पे नात के शेर में शायरी कर लेता हूँ। नातिया
और तो कुछ आता नहीं था। तो वो उन्होंने कहा कहने वो सुनाओ ज़रा, तो मैंने सुनाया। कहने तुम तो यार मौजूद नहीं आते तुम्हारे जहन में और तुम तो शायरी कर सकते हो, चलो तुम्हें मिसरे देते हैं, तो कल गज़ल लिख के आना, जितने शेर हो जाए तुमसे करके लाओ। तो उन्होंने मिसरा दे दिया। दूसरे दिन मैं जो हूँ पहुँचा, 8-10 जो है शेर कह के गया वहाँ पर। कहने अरे इतना कह लिया? देख लीजिए। और देखा तो वो सब कुछ मीटर से इधर कुछ मीटर से उधर और सब मतलब ठूस टांस वाली। कहने लेकिन तुम्हारे अंदर मौजूदियत भी है कि वो मीटर में ज़्यादातर ना मीटर में है। तो उन्होंने फिर तरकीबें फिर बताई कि ये ख्याल आता है, ख्याल ऐसे आता है, उस ख्याल को कैसे बांधना है, इस तरह से करके धीरे धीरे। तो ज़ाहिर बात तो मशक़ सुखन जारी हो गया। साल 6 महीने बाद जो है मैं बाकायदगी से गज़ल कहने लगा। और एज कितनी रही होगी जब आप? उस वक्त मेरी एज 6-7 था, तो आप समझ लीजिए 16-17 साल। 16-17 साल की 15-16 जी। तो कहाँ पढ़ा, कुछ ऐसा याद है? हाँ, फिर उसके 1 साल के अंदर ही जो है वो नशिस्तें होती थी वहाँ, नशिस्तों में मुझे बुलाने लगे थे। तो वो तरह ही नशिस्त होती थी, 1 मिसरा या 2 मिसरे दिए जाते थे, आपको जो सूट करे उस मिसरे पे आप गज़ल कह के लाइए। तो हर हफ्ते 2-1 गज़लें हो जाती थी हमारी। तो नशिस्तों में जाकर बड़ी वहाँ पर जो है हौसला अफजाई हुई। बहुत छोटा सा बच्चा है और मारूफ सा बिल्कुल, और आवाज़ कितनी अच्छी है इसकी, ये सब उसकी वजह से सताइश होती थी, सबके प्यारे हो गए। तो 6 महीने के बाद ही फिर जो है एक मुशायरा आ रहा था, वो भी उनके पास एक मैनेजर आ गए झांसी से, यानी कोई नया लड़का हो, बताइए अच्छी आवाज़ हो, खुशबू हो। तो मेरा नाम पेश कर दिया गया कि बहुत अच्छा लड़का आया है और बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी और बहुत खूबसूरत कलाम है उसका। तो मुझे उन्होंने मधु करवा दिया। कहें साहब वहाँ झांसी में है प्रोग्राम, फलां तारीख को हमारे साथ चलना तुम, और वहाँ तुम्हें जो है 40 रुपये नजराना मिलेगा। और यहाँ लोकल होता था, किसी में 5 रुपये, किसी में 10 रुपये। उस ज़माने में 40 साल पहले, 45 साल पहले बहुत होता था। तो वो सिलसिले जो शुरू हुए और पहला मुशायरा जब झांसी हुए तो झांसी में मुशायरा बहुत हिट हो गया और बड़ा कामयाब। और वहाँ के जो लड़के लौंडियार पार्टी थी वो मेरे पीछे चल रही थी तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, आजमगढ़, बनारस, यहाँ तो ये सिलसिला जारी और सारी है। फिर मेरा पत्रकारिता में आपने कैसे? हाँ, वो उसका ये हुआ सबब कि मैं जब मुशायरों में जाने लगा तो मुशायरों में एक बात मुझे बड़ी अलग से लगती थी कि किसी भी शायर के बारे में बोला गया कि ये हैं बड़े खूबसूरत शेर कहते हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, और ये है वो है सब करके उसके बाद में एक लाइन पीछे वो जोड़ दी जाती थी, ये लखनऊ रामपुर आकाशवाणी रामपुर से भी वाबस्ता है। तो वो मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा अवार्ड टाइप की चीज़ है और ये अलग दिखती है। इतनी भीड़ में 20 शायर बैठे हैं, तो 20 शायरों में एक के लिए कहा जा रहा है कि ये आकाशवाणी रामपुर से वाबस्ता है, मोहम्मद अली मौज रामपुरी के लिए कहा जाता है। तो वो मेरे जहन में, हमने कहा यार ये अलग चीज़ है, तो क्या होगा कैसे हो, तो वो जहन काम करने और मैं मेरे साथ भी होना चाहिए कि मैं वहाँ पढ़ूँ। तो दिल से लगी। अब चूँकि कानपुर में था नहीं रेडियो, वो उसके लिए दिल्ली वहाँ लखनऊ जाना है आपको, टीवी पे जाना तो वो भी जाना। टीवी तो खैर बाद में आया। तो रेडियो के लिए भी है लखनऊ के लोगों से रब्ता, वो सब जो मुशायरे के शायद लखनऊ के होते थे उनसे मेरा रब्ता हुआ। और फिर एक सिलसिला ये हुआ कि मैं लखनऊ ज़्यादा रहने लगा या डेली आता था जाता था। फिर तो उस सिलसिले में रेडियो पे दावतनामा मिल गया पढ़ने का, तो मैं रेडियो से वाबस्ता हो गया उसको पढ़ने लगा। 2-4 महीने में हमारे पास एक आ जाता था और वहाँ रेडियो पढ़ते जो अपने को बताते थे, बहुत बड़ा आना रही। फिर जब टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न पे भी ऐसे ही हुआ। एक सैलानी सीखते थे, आप जानते हैं, तो वो भी शायर थे। तो उसकी वजह से हमारे मुशायरों में स्टेज पे कानपुर में यहाँ वहाँ सब जो है मुलाकातें होने लगी और
मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि वो उनमें बहुत बड़े थे इनसे, लेकिन वो बहुत दोस्त थे। वो मेरा घर का भी आना जाना, उनके बच्चों में सब वो सिलसिला हुआ। तो उनके पास कोई उर्दू प्रोग्राम तो था नहीं जो मुझे शायर के हैसियत से उसमें गुजरते। तो कामगार सभा करते थे किसानों के इसके ऊपर। तो कहना कि हाँ तुम जो वो कोई किसानों के उस पर कोई नज्म गाओ, कोई गीत कह दो, कल रिकॉर्डिंग है उसकी। हमने अच्छा, तो कामगार सभा तो मजदूरों पे और किसान के उस पर जो है वो हमने एक गीत बना लिया वहीं उन्हीं के घर पे बैठ के। और उसमें उन्होंने भी कलम लगाया, थोड़ा सा लगा के वो पहली बार जो है टेलीविज़न पे वो कामगार सभा में तो शुरुआत हुई। आपके कुछ गज़लें फिल्मों में भी गई? मेरी गज़लें ज़्यादातर जो है हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तान के और वर्ल्ड के, अमेरिका वगैरह के भी जितने गज़ल सिंगर हैं जी। वो एक सिलसिला होता है गज़ल सिंगर में कि गज़ल सिंगर जिनकी गज़लें मीर गालिब की गाते हैं या डॉक्टर बशीर वद की गाते हैं, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि वो डॉक्टर बशीर वद की मिल जाए मुझे ये वो। तो मेरी गज़लें कुछ बड़े सिंगर्स ने ऐसी गा दी कि जिसकी वजह से हर सिंगर चाहता है कि मैं मेरी गज़ल गाएं, और नहीं गा रहे हैं तो उन्हीं की कॉपी करके वो यूट्यूब पे आप देखिएगा कि तलत की गाई हुई गज़ल जो है वो हमारे ख्याल में 10-20 और सिंगर्स ने भी गाई है। तो वो सिलसिला उसकी वजह से बहुत बेगुनाह हुआ। ये सिलसिला कब और कैसे शुरू? ये 84 में आए थे तलत अजीज कानपुर में। तो बताया खालू जो करते थे उसकी वजह से उन्होंने जो है अपना पूरे प्रोग्राम की 1 हफ्ते का प्रोग्राम, एक दिन पंडित भीमसेन जोशी, एक दिन जो जगजीत सिंह, एक दिन तलत अजीज, एक दिन मुशायरा, एक दिन कवि सम्मेलन, इस तरह से सिलसिला बनता चला गया। तो वो इसकी वजह से मैं जो हूँ उनकी नज़रों में आ गया और जाहिर है उनकी खिदमत में लगाऊँ, उनको प्रोटोकॉल पूरा दूँगा, गाड़ी घोड़ा रिसीव करना पहुँचाना। तो जिसकी जगजीत भी उसी में आए थे, राज बब्बर, जगजीत और उनके साजिंदे। तो जगजीत और राज बब्बर तो फ्लाइट से वापस आ गए दूसरे दिन, और चलते चलते जगजीत ने कहा ज़रा सा मेरे आर्टिस्टों का ख्याल रखना, इनको ट्रेन में बिठलवा देना पुष्पक से। तो हमने आप बेफिक्र रही हो करो, तो उन तारीफ भी कहें बहुत अच्छे आदमी हैं और तुम लोग बेफिक्र रहो, तुम लोग को बिठाल के और सबको भी परेशान नहीं होने का नहीं। तो इसकी वजह से मेरी नज़दीकियाँ उनसे काफ़ी बढ़ गई और तरह से दोस्ती हो गई। और उसके अलावा भी लखनऊ में जिन संस्थाओं से जुड़े थे उसकी वजह से भी लखनऊ में भी मेरा आना जाना ज़्यादा था। तो मैं ज़्यादातर शोज़ आसपास होते तो मैं पहुंच जाता था, उसकी वजह से सबसे मेरा ताल्लुक़ बना और उस तरह हुआ। और वो सिलसिला लंबा चलता, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा उनसे किसी से भी कि मुझे गाओ या मेरी गज़ल कंपोज, मैं अपने काबिल नहीं समझता कि मेरी गज़ल गाई जाए। फिर वो वहाँ के आना जाना मेरा सिलसिला, बम्बई आ रहे हैं उनके घर पे जा रहे हैं, वो सब था। तो ये दोनों फील्डों को आप कैसे, आप दोनों जहाँ तक हाँ, ये सवाल मुझसे अभी पाकिस्तान में भी पूछा था एंकर ने कि इतनी सब स्टाइल आपकी ज़िंदगी में आप उसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो बैलेंस इस तरह करते हैं कि देखिए ये अल्लाह ताला ने, मैंने टेलीविज़न की ख्वाहिश की थी लेकिन नौकरी मेरी जो है एज ए न्यूज़ रीडर शुरू हुई, एंकर की हैसियत से शुरू हुई। कुछ दिन बाद फिर मैं बाकायदा न्यूज़ रीडर हो गया। अब न्यूज़ रीडर के बाद फिर वो दूसरे प्रोग्राम कोई वो नहीं रखते हैं, और न्यूज़ रीडर भी इसलिए बनना चाहता था कि बड़े से बड़े मौलवी ख़ानदान हमारे ननिहाल में भी कि पूरे दिन 24 घंटे अगर टेलीविज़न नहीं खुलेगा, लेकिन न्यूज़ के वक्त कहा जाता था ज़रा सा बेटा न्यूज़ लगाना, देखें इस वक्त क्या आ रहा है, 10 मिनट की न्यूज़ लगे, 5 मिनट की न्यूज़ लगे, लेकिन न्यूज़ के लिए ही खोला जाता था। तो मेरे जहन में क्लिक करी कि टेलीविज़न का जो सबसे बड़ा स्टार होता है, जैसे फिल्म में हीरो का मकाम होता है, वही छोटे स्क्रीन पे जो है न्यूज़ रीडर की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि उतनी देर बगौर उसको देखते हैं लोग बैठे हैं, वो आंखों में बसा रहता है। बाकी प्रोग्राम आए बाएँ शाएँ चल रहे हैं वो कोई, तो वो एम बनाए थे, वो एम मेरा आके 90 में पूरा हुआ। और वो फिर न्यूज़ रीडर के बाद से मेरा सिलसिला वही हैसियत से होगी। तो वो एक तरह से सहाफ़त मेरे साथ हो गई। और बाकी ये मेरा शौक़ जो मेरा ज़ाती मेरा इश्क कह सकते हैं कि जो शायरी था, तो वो शायरी मेरी फिर वो थी जो मुझे पूरी दुनिया में
सबसे मिलाती रही, नए नए लोग उससे जुड़ते रहे और दूसरे ममालिक में भी दुनिया का सफ़र कई बार मैंने किया हंसी शायरी के हवाले से। उसमें रोल सिंगर्स का भी है, सब सारी चीज़ें। तो मैंने कल जैसे जिक्र किया था कि लॉकडाउन में जहाँ कुछ मैं मुंबई नगरी से इस तरह जुड़ा हुआ हूँ कि मैं अपनी अटैची लिए हुए ऐसे ही आके दरवाज़ा डॉक्टर साहब का जैसे खुला खटखटाऊँगा या खुला होगा तो चला जाऊँगा, और जब चाहूँगा उठ के चल दूँगा। मेरे लिए कोई पाबंदी थी। उसमें थे नौशाद साहब, उसमें कैफ़ी आज़मी, उसमें शबाना आज़मी, जावेद अख्तर, निदा फाजली, हसन कमाल, सॉन्ग राइटर, सब ये 5, 7, 8 घर मेरे ऐसे थे कि मैं जब चाहूँ जाऊँ, जब चाहूँ आऊँ। ये रिश्ते मेरे हो गए थे। और वो लोग भी यहाँ आते थे, जब तक वो रहते थे, चाहे 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, मैं मुस्तकिल उनके साथ इनको किसी भी तरह की बनाऊँ। और कैफी साहब से तो इस तरह था लो, एक तरह से मैं उनके बेटे की तरह हो गया था। और ज़िंदगी भर जो है उनका आखिरी सांस तक हमारा उनका साथ रहा। कहीं भी जाते थे वो मेरे बगैर नहीं आते, ख़ासकर इधर आते थे यूपी की तरफ तो पहले ही से फ़ोन कर देते थे कि मैं फ़लाँ दिन को फ़लाँ ट्रेन से आ रहा हूँ, मुझे रिसीव कर लेना। मैं रिसीव कर लेता था। लखनऊ गेस्ट हाउस ले गया, उसके बाद गांव जाना हुआ तो गांव भी मैं ही लेके जाता था और गांव में रहता था उनके साथ। और सब उनकी लाइब्रेरी जो है वो बम्बई में जो थी लाइब्रेरी उनकी, हमारे ख्याल में 1000-2000 किताबें उसमें ज़्यादा ही होंगी। वो लाइब्रेरी 2 ट्रक भर के वहाँ गांव में आई। और वो लाइब्रेरी इतना ही बड़ा हॉल है, उस लाइब्रेरी को मैंने जो है अपने हाथ से उसके ऊपर कवर किया पहले, उसके बाद उसे सेंटे के कलम से मैंने जो है उसके टाइटल बनाए हैं, सब बनाए, और उसका रजिस्टर भी बनाया। रजिस्टर में आप देख लीजिए शायरी की कहाँ पर है किताब, नस्र की कहाँ है और तनकीद की कहाँ है, सबके अलग अलग कैटेगरीज बना के वो सब वो मेरी ही राइटिंग में सब कैफी साहब की है। तो ये मेरा एक तरह से ताल्लुक़ था, उसी से मुंसलिक मेरा सब सिलसिले बनते और बिगड़ते रहे। और मैंने जिक्र किया था कल के लॉकडाउन में जहाँ पूरी दुनिया ने नुकसान उठाए और बहुत नुकसान हुए, वहीं मेरे लिए बहुत मुबारक साबित हुआ कि मैं फिल्म वालों से मिलता था, लेकिन मैंने कभी कहता नहीं था कोई भी करता था। हालांकि 1-2 बार जो है मुझे तलाश किया गया, लेकिन वो इतने वसाइल उस वक्त नहीं थे। जैसे दिल्ली में प्रोग्राम था, अमन अवार्ड मुझे मिल रहा था, और मिलने के बाद जो है स्टेज पे मिनिस्टर बैठे थे, सुनील दत्त और रामानंद सागर चीफ गेस्ट थे, और उसमें अवार्ड मुझे मिला। और उसमें सबसे कम उम्र का आदमी मैं ही था। तो मैंने अवार्ड लिया और अवार्ड लेके बैठ गया। और रात में मुझे 9 बजे ट्रेन पकड़नी थी, हमने कहा मुझे जल्दी पकड़ा दीजिएगा, मैं निकल जाऊँगा। तो वो स्टेज खाली हुआ, उसके बाद गद्दे बिछ गए, गाँव तकिए लग गए, उसके बाद फिर सुनील दत्त सामने ही बैठे रहे, और साहब वो मैंने उनसे कह दिया था मुझे जल्दी पकड़ा दी, मैं निकल जाऊँगा। तो वो उन्होंने खैर वो उससे पहले जब वो हुआ कि 10 मिनट दीजिए और यहाँ पर स्टेज वाला बनेगा, तो हम लोग गेट पे चले गए। कुछ साथी हमारे थे, वो सिगरेट पीने के, कहा चलो भाग कर चलें, अभी यहाँ टाइम लगेगा। तो हम लोग खड़े थे, तो गेट पे ही खड़े थे, वो लोग सिगरेट पी के और पलटने वाले थे। इतने में देखा कि एक भीड़ आई है, और एक लंबी सी गाड़ी जो है, उस गाड़ी में जो है कोई साहब बैठ रहे हैं और जाने के लिए जो है भीड़ उन्होंने विश किया और खिलाफ किया। और वो गाड़ी हम लोग चल चुके थे, और काफ़ी लंबा पैसेज था वो फिक्की ऑडिटोरियम में प्रोग्राम। और जैसे ही चल रहे थे, चलते चलते देखा वो गाड़ी जो है स्लो हुई, और उसका पीछे का दरवाज़ा खुला, एक पैर बाहर निकाल के एक पैर अंदर ही रखे हुए और साहब खड़े हो गए, और देखा अरे तो रामानंद सागर साहब हैं। तो वो मुबारकबाद है, कहने में आपको मुबारकबाद देना मैं आपको सुनना चाहता था, लेकिन मेरी फ़्लाइट का टाइम है, मैं भाग रहा हूँ। मैं आपको सुनना चाहता था कि इस उम्र में आपको अवार्ड दिया गया, तो ज़रूर आपके अंदर क्वालिटी होगी। और अपना कार्ड दिया, कहने कभी मुंबई आइए तो मुझसे मिलिएगा ज़रूर, और मैं सुनना चाहता था आपको। तो कह के वो क्या बड़े लोग थे जो। अब साहब सुनील दत्त साहब नीचे बैठे हैं सामने चेयर्स पे ही, स्टेज पे नहीं आए, वो बाकी सब शायर बैठे हुए, मुझे पढ़ाया गया। तो मैंने पढ़ा, तो उसमें एक शेर हमने पढ़ा था कि मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। ये शेर वहाँ
नोट करने लगे सुनील दत्त साहब, और मैंने दोहरा दिया, तो फिर वो मेरी तरफ देखने लगे, तो मैंने दोहराया था, फरमाइश भी हुई थी तो वो दोहराए थे, तो उन्होंने फिर अपना लिखते। मैंने दूसरी गज़ल शुरू की कि दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिल रहा है। उसमें आखिरी शेर हमने कहा ये शेर जो आप नोट कर रहे हो तो आपके काम का नहीं है, हमने कहा अब ये शेर आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। तो उसने कहा कि जिंदगी भर कोई देखेगा हमारा रास्ता, जिंदगी भर कोई देखेगा हमारा रास्ता, और जिंदगी भर हमें फुर्सत नहीं मिलने वाली। तो वो करके वही पढ़ा, और पढ़ के मैं भागा, स्टेशन नज़दीक भी था। और ऐसा कहीं आपने घर वालों के लिए तो नहीं कहा आपने? नहीं, क्योंकि वो ज्यादातर आप फील्ड में रहते हैं। हाँ, पत्रकारिता मैंने उर्दू के हवाले से कहा, उर्दू की जो उस वक्त जंग चल रही थी हमारे लखनऊ यूपी में, कि उर्दू के लिए लड़ाई ली जा रही थी दूसरी सरकारी जबान के लिए। तो उस वक्त मुहिम चल रही थी, और उस मुहिम में मैं भी इसलिए शरीक था कि उस मुहिम में कैफी साहब भी शरीक हुए थे। कैफी साहब ने अपना पद्मश्री आके उस जलसे में विधानसभा के सामने आके अपना वापस कर दिया कि मैं आज से ये पद्मश्री अपना वापस कर रहा हूँ, क्योंकि उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, इसको सरकारी जबान नहीं बनाया गया, तो मैं उसके एहतजाज में ये अपना पद्मश्री लौटा रहा हूँ। तो इसलिए ये शेर वहाँ से निकल के आया था। तो मैं ये जानना चाहती थी कि घर में आप काफी कम समय दे पाते होंगे, काफी कम वक्त दे पाते होंगे। उस वक्त तो देते थे, आप नहीं दे पाते हैं। तो क्या घर वालों को उस तरफ से कोई शिकायत नहीं आती? नहीं, असल में बचपन से मेरा रुझान जो है इस तरफ था। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो आपको बताते थे, वो जब स्कूल और कॉलेज से निकल के बाहर की दुनिया भी मुझे जानने लगी, तो वो कहीं कोई कंपटीशन हो रहा है, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है, शक्ल देखी, एक गज़ल सुना देना, एक मज़ा आ जाएगा, ये वो। तो मैं इस तरह के, और मुझे हौसला मिलता था उससे, तो उस तरह से उस वक्त से भी मैं रहता था। तो फिर जब बाद में जब ये मुशायरेबाजी का शुरू हुआ सिलसिला, तो अक्सर दूसरे तीसरे नशिस्तें होने लगी। तो मालूम है इशा के बाद जो है फला जगह वो दावत है, और दावत के बाद नशिस्त हो गई, और जान साहब की यहाँ है, उनके यहाँ है, और तरही होती थी, इतनी तरही होती थी, बाकी गैर तरही होती थी, वहाँ कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। तो उस वजह से अक्सर शामें मेरी जो है 9, 10, 11, 12 ऐसे बज जाता था, 12 पहले आते आते तो इस तरह से। लेकिन मेरे घर में कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि मैं कोई बुरी लत में हूँ, किसी उसमें हूँ। और तो मुझे सहारा मिला, वही आपको जब थोड़ा सा सहूलत मिल जाए उस फन को, उसमें तो वो फन फिर अपने आप ही पनपने लगता है। तो मेरे साथ ये रहा। और फिर जब ये हुआ, मेरे बाप बहुत सख्त थे, और जब ये शायरी वारी का रुझान मेरा शुरू हुआ, तो उन्होंने जो है वो मेरी माँ से कहा, कहने लो ये पर्ची लिख के रख लो, ये हाई स्कूल नहीं कर सकता, ये हाई स्कूल नहीं कर सकता, ये 7 संदूकों में भर रख लो, ये नहीं कर सकता। अब वो बात भी मेरे लग गई, वो लगी, तो बाहर से जो है मैंने जो है बहुत खामोशी से पढ़ाई अपने की, और रुझान और एग्ज़ाम 1 महीना पहले मैं सब कुछ, पूरी दुनिया भूल जाता था, मैं अपने कब्जे में मुक़य्यद हो जाता था। और इवन मैंने फीस के या उसके पैसे भी नहीं मांगे अपने वालिद साहब से, कुछ मेरी इनकम होने लगी थी ना। तो वो और उस ज़माने में पामा भरने की फीस क्या थी, और कॉलेज में या स्कूल में इतने पॉपुलर थे कि साहब वो एप्लीकेशन ले गए, साहब वो फीस माफ़ करा दीजिए हमारी। हम गाते बजाते हैं या खेल कूद करते हैं, वो बाद मेरे बहुत डांटते हैं। हाँ, वो जब रिहर्सल वगैरह होती थी एनुअल फंक्शन की, तो मैं कहता था अपने जो सर चीफ होते थे वहाँ, कहता सर घर चल के कह दीजिए वरना आने नहीं देंगे रिहर्सल की है। तो वो जाके अरे साहब वो उनसे बहुत मोहब्बत से मिलते थे, हम लोगों में नजर। तो इस तरह हाँ, ये चीज़ें हमारे साथ प्लस होती गई, और जिसकी वजह से मेरे ऊपर कभी कोई बार नहीं पड़ा। मतलब वही सख्ती आज आपके तरक्की की राह में। हाँ, वो सख्तियाँ अगर नहीं होती तो मैं जाहिर है कहीं इधर उधर खेल कूद में या किसी और बुरी लत में होता, तो फिर वो उसकी वजह से ये रहा कि मैं इस दायरे में रहा। जैसे वो अंकल के यहाँ जा रहा हूँ मैं, वो उनके यहाँ चले गए, तो वो अशोक नगर रहते, तो काफ़ी देर लगती थी आने जाने में, और जब वो
छोड़ेंगे तभी तो आएंगे। उसी तरह बहाने करके अपना कोई किसी अभी तक आप कितने अवार्ड मिल चुके हैं? मुझे याद ही नहीं। हमारी इससे आधी समझ लीजिए, इतनी एक अलमारी उसमें निकली थी जी। उस अलमारी में सिर्फ अलमारी ठूस के भरे हुए हैं सब। और वो जो बॉक्स होता है बेड वाला, तो उसमें 2 कार्टून भरे रखे हुए हैं जो बेकार समझता हूँ क्या। अच्छा ये भी है, वरना वो जैसे सागर कयामी बताते गए हैं, तो तुम्हारी चची जो है वो जो कबाड़ी आता है वो सब भर भर के दे देती है, बिक जाते हैं, उन्हें 500-600 रुपये मिल जाते हैं। तो वो मुझे इतना खलता है कि यार किस मोहब्बत की इसमें एक जो एक मामूली सा भी एक अवार्ड तो बड़े बड़े भी हैं, एक मामूली सा भी अवार्ड जो मिले हैं, उसमें हमारे लिए कितनी दुआएं और कितनी मोहब्बतें और कितना खुलूस और कितनी अपनाइयत उसके अंदर है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। आप नहीं, हमने कहा ये जिस दिन मेरी आंख बंद हुई उसके बाद से ये शोकेस हो जाएगा हमारा ये अवार्ड का। अब इतनी जगह ही मेरे घर में नहीं कि आप समझ लीजिए बेड के बगल भी जो है वो जो ये कगर थी ऐसी है, तो मैंने ये शीशे लगवा लिए हैं, सब में शीशे लगवा के वहाँ भरते चले जा रहे हैं। इस साइड में जो है उसमें किताबें भरी पड़ी हैं, कुछ हैं। अब किताबें कोई देता है तो मैं रखता हूँ कि ये किताबें मैं ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ, कोई इम्पॉर्टेंट हुई तो मैं रखता हूँ, लेकिन जिसके यहाँ मैं रुका हुआ हूँ मैं 2-4-5 किताबें जो हूँ मैं डॉक्टर साहब के यहाँ छोड़ जाऊँ, क्या कर कम से कम का सही इस्तेमाल। हमने अभी नया घर शिफ्ट किया था, तो उसमें जो है मैं फिर जो है मेरी बेगम ने जो मुझे जो अल्टीमेटम दिया, कहने के अपना कबाड़ हमको कबाड़ न लगे तो मैंने समझिए 4-5 बोरे मैंने बेचे हैं किताबों के। तो वही जिक्र मैंने एक शाम को अपनी मुँह वाली बहन की यहाँ जिक्र कर दिया कि यार वो है, अरे तूने जो है वो ये कर दिया, मुझे दे देते, मैं तो इतना वो है मेरे वो सब। हमने अच्छा ठीक है मैं नहीं लूँगा और उठवा लीजिएगा। तो 2 बोरे और मैंने फिर निकाल के उनके बांध के हमने ये लोगों ये रबर बांधी रखे हैं, उनका लड़का जब आया अपना गाड़ी से तो उनको रखवा देना। तो इस तरह ये 5 बोरे निकले। मेरे दर्द पूछिए मैंने कैसे जमा किया होगा 40-45 वर्षों में। तो ये सब सिलसिले वही अवार्ड के लिए, तो मैं अपनी ज़ात से तो नहीं फेंकूँगा। अब जैसे अभी भोपाल से इंदौर से हमारे कोई भांजे सब इस तरह के गए हुए थे, तो मैंने एक अवार्ड उनको बांटा, हमने चलो उनके घर ये संभाल के तो रखेंगे। तो हमने कहा सवाल ही ज़्यादा कि उन्हें गिफ्ट कर दीजिए, शायद मामू की निशानी है ना। तो ये और आपसे कहना चाहूँगी कि अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन कौन से शहर में आपने किए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर आपने मुशायरा नहीं पढ़ा हो, आप कुछ याद हो? ये ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आप ज्यादातर तो पढ़ चुके हैं ज्यादा जगह। हाँ एक है जगह, मैंने इसका जिक्र भी किया है एक जगह अपने दोस्तों से कि हमने कहा 45-46 बरस हो गए मुझे, और पूरी दुनिया के मैंने कई चक्कर भी लगा लिए, लेकिन अपने हिंदुस्तानी में मैं आज तक जो हूँ कश्मीर नहीं गया। मतलब कश्मीर समझ लीजिए कि मैं जम्मू तक चला गया जी। एक बार क्या हुआ, ट्रेनें नहीं वो चल रही थी, जगह नहीं मिल रही थी लोगों को, तो मुझे पठानकोट के प्रोग्राम में जाना था। तो मैंने जौहर शबीना को भी इनवाइट कर लिया था कानपुर से, तो कहना यार किसी ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, हमने यहाँ से भी तो नहीं मिल रही है, तो बहरहाल कुछ करो, कुछ करते हैं। तो फिर वो कहने लगे कि करते हैं कुछ बात। तो वो लोग जो है किसी तरह ठूस ठांस के और टीटी को सेट करा के किसी तरह दिल्ली फला ट्रेन से मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो हूँ यहाँ भी कोशिश कर चुका था, नहीं मिल रहा था, तो मैं बच्चों को भी रखा, उस वक्त बच्चे छोटे थे, बीवी से कहा, और बच्चे छोटे थे वो एडजस्ट गोदों में हो जाते। बेटी 6-7 साल की थी और बेटा 1.5-2 साल का। तो ये लोग आ गए, जौहर शबीना को स्टेशन पर उठाया, हमने बैठो सामान रखो, और दाबदी गाड़ी पठानकोट पूरा पंजाब क्रॉस करते हैं, पठानकोट जम्मू पहुंच गए। हमने कहा वहाँ से रास्ता हो, तो जम्मू तक हम पहुंच गए भाई गाड़ी ड्राइव करते, तो मालूम है कि नहीं पठानकोट का रास्ता इधर से।
पठानकोट आए। तो जम्मू तक होया है, हम ऊपर नहीं चढ़ पाए आपकी देखा। और ये उसकी बात है कि हालात ही ऐसे रहे, कुछ रहे। जैसे पंजाब में बहुत मुशाहरे होते थे, अब पंजाब में मुशाहरे उसके बाद से बहुत कम हो गए। चलिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको कश्मीर में भी आपका मुशाहरा हो। अरे कश्मीर में ऐसे दोस्त हैं, आप चले आइए और काफ़ी प्रोफेसरान यूनिवर्सिटी आप आ जाइए यहाँ पर, आपके ऑनर में यहाँ सब कर देंगे आपको। तो लेकिन ये शायद नहीं बदल रही, अल्लाह को नहीं मंजूर है, वरना एक से एक लम्हे के कहाँ पूरी दुनिया में उसने घुमा दी। अभी तक पूरी लगन अल्लाह ने पूरी की है, तो ये भी पूरी इंशाअल्लाह। गजलों में कोई सी गजलें जो आपको बहुत पसंद हो आपकी खुद की? वैसे तो सभी पसंद होंगी। गजलों में तो ये है कि गजलें हमारी औलाद की तरह हैं। हाँ, वो तो सभी आपको पसंद होंगी, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ ने मुझे इज्जतें दी, कुछ ने मुझे जलील भी किया। कुछ नालायक औलादें भी होती हैं। तो उसमें कुछ गजलें जो हैं वो काफ़ी बदनाम हुई, और उसकी वजह से मुझे भी याद किया लोगों ने। मसलन गज़ल सिंगर्स ने मुझे गाया, पूरी दुनिया में गाया। तो उसी सबब कई जगह ऐसा भी हुआ कि हाँ इन शायर को बुलाया जाए, उनकी गज़लें। तो उस सिलसिले में ये गज़ल मेरी है, तो गज़ल सुनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक एक दो शेर में, हाँ बस एक एक ताकि वो लगे। बाकी हाँ पे बस है, हाँ आप उससे उठा के डाल सकते हैं कि ये सुनो। नहीं, बस कम से कम ये लगे कि दो हाँ, शेर में। हाँ जी, हाँ इनके मुंह से सुनी जी। हाँ मतलब पहली तो वही बदनामी ज़माना गज़ल। खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। खूबसूरत है आँखें तेरी। एक मतलब एक शेर देखिए कि मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। और ये पहला शेर जो मेरी शिनाख्त बना और लिटरेचर में भी है, क्लासिकल लोगों ने अपनी किताब में इसे कोट किया है कि दाग के बाद जो है अपने अहद की तर्जुमानी कराने वाला शायद शेर जो है वो ये है। दाग ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बां की है। और अपने अहद की तर्जुमानी करता है ये शेर कि सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ। और ये शेर पाकिस्तान का भरपूर तर्जुमानी करने वाला सबसे पसंदीदा शेर है कराची का। सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। ये उनका पसंदीदा शेर है
जब पहली दफ़ा हम गए थे पाकिस्तान तो उस वक्त 17 मरतबा पढ़वाया गया था। पूरा स्टेडियम में मुशायरा होता था उस ज़माने में, पूरा स्टेडियम 70वें बार में गा रहा था लड़के लड़कियाँ सारे। और अब आज मुझे जाते हुए हमारे ख्याल में 25 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर मुशायरे में ये शेर ना सुना जाए, ये गज़ल ना सुनी जाए। फरमाइशी वहाँ के गवर्नर जिस प्रोग्राम में होते थे तो वो कहते मियाँ वो मेरा वाला शेर हमने दिया, मैं आप समझ नहीं। तो मतलब इतना पावन उनके ये महाजरीन के ऊपर है पूरा जी जी कि मतलब वो अपना मुल्क अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ गए और आज तक महाजिर बने हुए हैं। पूरी हिस्ट्री की MQM वालों की। और एक मतलब एक शेर कि दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली, बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली। माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी, माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी, वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वाली, वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वाली। एक मतलब सब हिट गज़लें सुना रहे हैं जो फरमाइशें वो 10-12 हैं, वही घूम फिर के नया कुछ सुनाने भी शुरू हो साहब वो सुना दीजिए, आप नहीं रहने दीजिए। हम सफर तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं, हम सफर तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं, हम सफर तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं, फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं, फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। मैंने माना आईना भी एक हकीकत है मगर, मैंने माना आईना भी एक हकीकत है मगर, सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं, सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं, फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। एक मतलब शेर गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी, गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी,
शहर से तो सादगी अच्छी लगी। आपके शेर और आपकी आवाज तरन्नुम इतना अच्छा है कि दिल चाहता है कि बस ये चीज खत्म ना हो, चलती रहे, लेकिन वक्त आपका भी बहुत कीमती है। आप बहुत कीमती वक्त में से हमको दिया है। मैं सिर्फ एक चीज़ और आपसे बोलना चाहती हूँ कि जो नए लोग आजकल जो शायरी करना चाहते हैं और जो लोग पत्रकारिता की लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहें, उनके लिए कुछ आप बोलना चाहें? पत्रकारिता, देखिए आजकल आप ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, नए लोग जितने आ रहे हैं इस पत्रकारिता के तरफ, आप ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, एक तरह की आप कोर्स पढ़ के आ रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं, उसके बावजूद वो कंटेंट नहीं निकल के आ रहा है जो कंटेंट पहले हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि मैं 80 का सन 80 से मैं पत्रकारिता में दाखिल हुआ और मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मेरे पास कोई कोर्स नहीं था, जर्नलिज्म की जे नहीं जानते थे हम, लेकिन उसकी तरफ राग़िब हुए और राग़िब होने के बाद हमने ये हर चीज़ जानना चाहिए कि साहब ये तर्जुमा हो रहा है या ट्रांसलेशन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको मैं देखता भी था। जो सीनियर हमारे करते थे, ये तर्जुमा किया और मूल रूप से क्या लिखा हुआ है मैं उसको गौर से देखता था। हमने वो लिखा तो ये, इसके बजाय यहाँ हो सकता था उसका ट्रांसलेशन, लेकिन वो जो है उससे अलग कहानी बता रहा है। तो मैंने शायद मैं सीखना चाहता था, मैं पूछता था, हमने कहा सर ये आपने ये क्यों किया, वहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, आपने पूरा तोड़ मरोड़ दिया उसको। तो उन्होंने, ये थे भी इतने जानकार और इतने कढ़े हुए लोग, उनके पास भी कोई सर्टिफिकेट या कोई उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, तो उन्होंने भी मतलब सिर्फ अपनी तरकीब से उस चीज़ को या उनके आर्टिकल्स और उनके जो मजमून होते हैं तो पूरी दुनिया देखती थी और सुनती थी। तो कहना है बेटा इसको मक्खी पे मक्खी नहीं, ट्रांसलेशन का मतलब मक्खी पे मक्खी नहीं बिठाना है, हमें वो कंटेंट पढ़ना है, 4-5 बार 6 बार 10 बार पढ़ लो, जब तक तुम उसका रस ना निचोड़ लो। हम ये ट्रांसलेशन नहीं कर, हम उसका रस निचोड़ लेते हैं और उस रस निचोड़ने के बाद फिर अपने कागज़ पे सजाते हैं, उसको सजाते हैं और संवारते हैं, फिर पेश करते हैं। इसका मतलब ट्रांसलेशन नहीं है। तो उस कंटेंट को देखो, उसमें कहना क्या जा रहा है, बात क्या निकल रही है। जब आपने बात समझ ली कि हाँ इसका मतलब यह है, ये हम समझ रहे हैं, अब तुम अपने शब्दों में लिखो, उसकी कापी मत करो। तो ऐसे लोग गुणी लोग थे कि मतलब उन्होंने ऐसे इस तरह से समझाया। उसी तरह फील्ड में जाने का मतलब रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी है, प्रोग्राम क्या है, किस नौइयत का, लिटरेरी है, सियासी है या समाजी है या किसी और मजहबी हिसाब से, तो मुझे पहले उसकी नौइयत समझना है कि इसके मकसद से किया जा रहा है, किस से, फिर उसमें कौन लोग बोल रहे हैं, फिर वो क्या बोल रहे हैं, फिर कैसे बोल रहे हैं। तो वो फिर चीज़ें, हमारी चीज़ें आपको फॉलो बिल्कुल हूबहू नहीं उतारनी, आपको अपने जहन में बसाना होगा और बसाने के बाद आपको फिर अपने हिसाब से उसकी रिपोर्टिंग का मतलब आप उसकी जो है कहानी बता रहे हैं। रिपोर्टिंग मतलब वो खाली वो जुमले और डायलॉग वो ड्रामों में होता है कि पूरे डायलॉग रख दिए, उसने कैसे, सलीम ने कैसे कहा था, अनारकली ने कैसे कहा, वो नहीं करना, हमें रिपोर्टिंग करना। और रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि हमें पूरी कहानी उसकी मालूम हो जाए, उसकी रूह से छूता हुआ हमें वो पैगाम आखिर तक मिले। तो ये इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। आजकल ये रिपोर्टिंग कहाँ हो रही है, आप बता दीजिए। कहाँ बाएँ शायद रिपोर्टिंग कोई कर रहा है, जो चाह रहा दे रहा, बाइट किसी की ले रहा है और जहाँ से चाहा वो शुरू हो गया। इसीलिए मैंने सन 15 में रिज़ाइन किया। हमने अब हमारे मिजाज की साफत नहीं रही है कि कल के लड़के जो है इंटर और BA भी नहीं कंप्लीट किया है, फिर मास्काम की 6 महीने की ट्रेनिंग लेके कोर्स करके वो आ गए। वो हमने कहा वो क्या बोलेंगे। हमें याद है 80-90 में मैं किसी दिन कोई बुलेटिन पढ़ रहा था, बुलेटिन पढ़ने के बाद जो है शायद मेरी
जहन कहीं और होगा, कुछ होगा। वो बुलेटिन में सही से शायद नहीं पढ़ा होगा मैंने, तो वो ड्यूटी रूम में भी बुलाया गया। और ड्यूटी रूम में जब कहना डायरेक्टर साहब को ने बुलाया, तो मैं गया तो जाफरी साहब थे, वो कहने लगे क्या है यार ये वो बड़े फंबल हो रहे थे तुमसे, जहन कहीं और था ये था। मैंने कहा नहीं है इसको कुछ नहीं हो। तो कहने अगर मेरे बस में होता तो मैं न्यूज़ रीडर की उम्र 40 से कम नहीं रखता। कहने यार न्यूज़ सुनने लोग बैठे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान का या पूरे आपके सूबे का हाल जानने के लिए बैठे हैं और संजीदा हैं। दिन भर के बाद उन्होंने न्यूज़ लगाई है और वो यकीन के साथ बैठे हैं, वो आप पे ईमान एक तरह का लाए हुए हैं, वो उस कंटेंट पे ध्यान रखें, आंखें और नाक कान खड़ाए हुए आप पे बैठे हैं। अगर ज़रा सा भी आप कुछ कर रहे हैं तो मतलब उनके ऊपर असर पड़ेगा ना परफॉर्मेंस पे, वो न्यूज़ में उसकी सच्चाई नहीं दिखेगी। तो अगर वो मेरे बस में होता तो मैं 40 साल से कम उनका न्यूज़ रीडर नहीं रखता। चेहरे पर बुर्दबारी होना चाहिए। ये कहिए हम लोग तो न्यूज़ पढ़ते हो, खिलवाड़ करते हो, हंसते हो, ये करते हो। कहने का मकसद ये है कि आप जिस जिम्मेदारी पे बिठाए गए हैं उस जिम्मेदारी का मतलब वो 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट आपको वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरी हुकूमत का हाल भी बता रहे हैं, आवाम का हाल भी बता रहे हैं और सारे कंट्री को 10 मिनट के अंदर आप बता रहे हैं। तो उसमें आपको संजीदगी भी होना नहीं। वो संजीदगी कहाँ है? तो कैसे आप पे यकीन करें, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ये इमेज बनती है। मसलन के मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े लोग मिले उस लाइन में भी, शायरी की लाइन में भी, कि मुझे सीखने का बड़ा मौका मिला और मेरे अंदर था जुनून कि मैं सीखूं और उसकी तह तक पहुंचूं, मैं टॉप पे पहुंचना। न्यूज़ रीडर बना तो न्यूज़ रीडर खाली नहीं बनना चाह रहे, हम न्यूज़ रीडर टॉप पे हो, मेरी अलग पहचान हो। उसकी मिसाल भी बता रहा हूँ। अल्लाह करता वो दिलों में डालता है। काफ़ी अर्सा हो गया मुझे न्यूज़ पढ़ते हुए और पढ़ते पढ़ते मेरे जो जिनको मैंने गुरु एक तरह से बनाया था, नूर बख्श साहब थे, वो सीनियर न्यूज़ रीडर थे। लखनऊ दूरदर्शन में बहुत बड़ा नाम था। निर्मला जी थी, शोभना जी दिल्ली चली, सब साथी हमारे, और नरेश सिवा, तो ये 4 लोग। तो नूर साहब से मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी होती। और तो मैं न्यूज़ पढ़ता था और न्यूज़ पढ़ने के बाद सीधे मैं उनके घर जाता था। हाँ भाई ठीक था, फिर इस तरह 7-6 महीने गुजर गए। एक दिन मैं गया उनके यहाँ, तो कहने हमने कैसा बुलेटिन कैसा है, ठीक है, कोई रिएक्शन तो लेकिन ये जो आप लास्ट में स्माइल देते हैं क्लोजिंग पे, ये ज़रा होठों से नहीं, ज़रा आँखों से मुस्कुरा के दिखाइए। अब भाई ये हमें नहीं मालूम कि आँखों से कैसे मुस्कुराया जाता है, आप ढूंढ के बताइए। अब आप ये ढूंढिए। तो मैं क्या करता था, बुलेटिन अपना सुनने के लिए टेलीविज़न पर नहीं सुन सकते, तो मैं 2 जगह उस ज़माने में कहीं लाइट चली गई, कोई VCR चलता था चौकोर, इतना बड़ा याद है आपको? तो मैं 2 जगह VCR रखता था ब्लैंक, 2 घरों में, एक दूसरे इलाके में, एक दूसरे इलाके में, अजीज ही थे। तो मैं 5 मिनट पहले उनसे बोल देता था कि हाँ भाई VCR लगा दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। तो एक उधर भी उधर दोनों जगह हो जाती है, वरना मालूम है उधर लाइट आ रही है उस इलाके में, यहाँ नहीं आ रही, कहीं ना कहीं हो जाता था। और उसके बाद उसको मैं जाकर दिन भर उसको गौर से देखता था, अपनी कमियां खुद तलाश करता था। तो वो चूंकि उन्होंने चैलेंज दिया कि नहीं आंखों से मुस्कुरा के दिखाइए, तो मैं ढूंढ रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कहना क्या चाह रहा है ये। उस हल को, उनके बात को तलाश करते करते मुझे 6 महीने गुजर गए और मैं कोशिश करते जारी थी। डेली मैं करता था और मैं क्लोजिंग पे गौर से देखता था, कल मैंने कैसे की होगी, अच्छा आज मैं ऐसे करूँगा। 6 महीने गुजर गए भाई साहब। 6 महीने गुजरने के बाद फिर एक दिन जो है मैं बुलेटिन पढ़ के जैसे ही न्यूज़ साहब के नहीं, उन्होंने खुद फ़ोन किया। तो जैसे ही बाहर निकले स्टूडियो से, ड्यूटी रूम बोला, अरे वो नूर भाई का फ़ोन आया था, नूर भाई से न्यूज़ साहब से बात कर लो। तो हमने फ़ौरन फ़ोन
कहना कहाँ जा रहे हैं, इसमें क्या प्रोग्राम है? मैंने कहीं नहीं, घर ही जाऊँगा। कह तो आइए इधर आइए, वो ज़रा नारी कुलचे खाए जाए। हम गए, घर पहुँचे, भाभी ने चाय बना दी, चाय पीने लगे, चाय पी लिए, अभी चले जाए चौक साइड, ठीक है। तो कहने लगे कि वो आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले, कई महीने पहले एक बात आपसे कही थी कि वो क्लोजिंग जो आप करते हैं वो होठों से नहीं, आँखों से मुस्कुरा के दिखाइए। हमने कहा तो जब से मैं लगा हुआ हूँ, समझ लीजिए कि मैं डेली कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कोशिश न कीजिए, वो पकड़ लिया। आज जो बात मैं चाहता था वो आपने कर दी है। अब भाई साहब उस कैसेट को मैंने पूरे महीने से उसको रगड़ा करता करता, उसका नतीजा ये हुआ, इतनी मेहनत की मैंने उस पर, उस एक स्माइल पे, कि हम लोग मेकअप रूम में बाहर तो बड़ा स्टिक वो सब दिखाना पड़ता था, और डर भी रहता, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये वो। मेकअप रूम में हम लोग का खिलवाड़ खाना था, सारे न्यूज़ रीडर लड़के लड़कियाँ सब अपना खूब वहाँ पर जो है जो बदतमीजियाँ हो सकती थी करते थे, सब करते थे, खिलंदड़ीपन। तो सब ने कहा, एक न्यूज़ रीडर थी अर्चना सतीश, उसके हस्बैंड जो है वो बाद में डायरेक्टर भी हो गए लखनऊ दूरदर्शन से, उस वक्त दिल्ली में थे, सतीश ग्रेवाल। कहने हसन भाई एक चीज़ पूछें आपसे? हाँ पूछिए। सब न्यूज़ रीडर और भी थे। तो कहने के ये आप जो क्लोजिंग देते हैं एंड में, वो क्लोजिंग में स्माइल जो है वो किसको मैसेज देते हैं? मैसेज देते हैं। कहना हाँ आप मैसेज जाता है। तो और सब भी बोले, कह रहे नहीं वो बड़ी खतरनाक होती है स्माइल आपकी, और आप किसी को मैसेज देते हैं। हमने नहीं भाई मैसेज कुछ नहीं देता हूँ, वो मेरा स्टाइल एक तरह का बन गया है, तो वो मैं किसी के साथ खबरें खत्म हुई, इजाज़त दीजिए, आदाब, ये है बस, और कुछ नहीं। उसमें आपने मैसेज ढूंढ लिया कुछ, कहे नहीं मैं कसम खा के कह सकता हूँ कोई मैसेज ज़रूर देते हैं। हमने गौर से महीनों, हम लोग आपके सामने आज पहली दफ़ा कहा, हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, कह ये किसी को मैसेज देते हैं। तो वो हमने कहा, फिर उनको बताया किस्सा पूरा, मैं नूर भाई से पूछना, और ये उन्होंने कह दी। कहने अच्छा, और कितने दिन लगे आपको? हमने 6 महीने लगे। उन्हीं ने बताया कि हाँ जी ये मुझे आज नजर आया, मुझे नहीं पता था, ना मुझे अभी भी पता है। अब मैं देखूंगा जाके, और मैं इस पर विकास अपने को ठहरा लाऊंगा। तो नए लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मैंने एक मिसाल दी आपको, तो आप भी थी, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आपके अंदर होना चाहिए सीखने के लिए। आप अभी शुरू में जब आप इस लाइन में आए हो, जितना बटोर सको, जितना कमा सको, जितना लूट सको, लूट के अंदर जमा कर लो, फिर निकालो धीरे धीरे, संभाल के, पॉलिश करके, मांझ के, चमका के प्रेजेंट करो, तो वो तुम्हारा स्टाइल होगा। तो ध्यान दीजिए, और हर एक पे ध्यान दीजिए, और पढ़ने की कोशिश करिए। यार लोग पढ़ते नहीं हैं, जितना पढ़ेंगे, जितनी नॉलेज होगी वो आपके काम आएगी, वरना सीधा सीधा आप रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ एक आया, एक जनाजा गिरा, एक जो है वो भैंसा आया, उसने मार दिया, वो कुएं में धक्का कर दिया, वो खत्म। उसके साथ कुछ थीम और कुछ लाइए, थॉट लाइए, उसके बाद उसकी कहानी शुरू कीजिए। जिस तरह का भी थॉट लाएंगे उससे साथ कहानी को रिलेट कीजिए, तब जाके आपको ये हासिल होगा, और फिर आप कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे, आपकी भी मिसाल दी जाएगी। ये तो पत्रकारों के लिए हो गया, आने वाले बच्चों के लिए। लेकिन अब मैं उनके लिए आपसे थोड़ा सा संदेश चाहूँगी, जो शेर व शायरी करना चाहते हैं, और उसमें उनको, हाँ, शेर व शायरी के लिए मैं देखता हूँ कि लोग फेसबुक और व्हाट्सएप उन्हें ऐसा मिल गया है प्लेटफॉर्म पे, वो समझते हैं कि मैंने एक गज़ल चिपका दी या एक गुनगुना दी, और 100 उस पर लाइक मिल गए और 50 कमेंट मिल गए, और समझ गए कि मैं पूरी दुनिया तक पहुंच गया। वो मिला नहीं। हम लोग जो हैं 10 साल तक हमें पता नहीं था मुशायरा क्या होता है, हम अवॉइड करते थे, हमें नहीं किया था। 10 साल खाली प्रैक्टिस की है, तरही मुशायरों की, उसकी जो है हम लोग जो है हर हफ्ते प्रैक्टिस होती कि इसी बहाने खुश होते थे, चलो हफ्ते में
एक गज़ल मेरी हो रही है या महीने में 4 गज़लें 5 गज़लें हो रही, हम तो खुश होते थे तरह मचा। आजकल लोग भागते हैं उससे। तो नए लिखने वालों के जितने भी लोग आ रहे हैं शायरी की लाइन में, मेरा उनसे मुतालबा ये है और मेरी एडवाइस है उनको कि आप पढ़िए, पढ़े बगैर कुछ नहीं हासिल होगा। अपने उस्तादों को घोलिए, घोल के पी जाइए, पीने के बाद फिर जो निकलेगा आपको उसमें खमला हुआ वो आपके काम आएगा। तो जितने भी असाज़ा हैं, मीर हो, गालिब हो, ज़ौक़ हो, जिगर हो, इन सारे लोगों को, और फिर ज़रूरी नहीं कि जो आपको सिर्फ हिंदुस्तानी पाकिस्तान जहाँ से भी आपको लिटरेचर मिले, लिटरेचर भी हुआ है, आप उसको जो है लीजिए और लीजिए के बाद उसको पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको एहसास होगा कि ख्याल तो वही, ख्याल जो सदियों से चला आ रहा है, ख्याल वही रहता है, बस उसके प्रेजेंटेशन का, उसको बरतने का, उसको पेश करने का अंदाज आपको बदल रहा है। वही हसन काज़मी भी बना रहा है, वही जो है निदा फाजली भी बना रहा है, वही शहरियार बना रहा है। क्या इन्होंने कुछ नया उपाड़ा के खोदा है, वो खोद के नई चीज़ मूंगफली के बजाय भुट्टा निकाल दिया उस ज़मीन से? ऐसा तो नहीं हुआ। ख्याल और सारी समतें और तसव्वुर सब कुछ वही है, सिर्फ उसके अंदाज़ बयां अलग हो गया है, लफ्ज़ अलग हो गए हैं, प्रेजेंटेशन अलग हो गई है। उस नए प्रेजेंटेशन को, नए पेशकश को जो वो सामने पेश कर रहे हैं, उसी का नाम निदा फाजली बन जाता है, उसी का कैफी आदमी। और वरना मीर गालिब कुछ छोड़ ही नहीं गए। आप किसी कोने में जाइए, कहीं जाइए, आपको जो है कहीं बस से निकल ही नहीं सकते। आप शेर कहने बैठे, रास्ते आपके सामने हैं, कहने कि आपको किस रास्ते से जाना है, आप उधर से निकले, अरे वो गालिब बैठा हुआ है। आप इधर देखा, इधर एक रास्ता खाली पड़ा हुआ है जिस पर कोई नहीं, उधर गए मोमिन बैठे हुए हैं, इधर जाइए ज़ौक़ बैठे हुए हैं, इधर जिगर बैठे हुए हैं, आपका रास्ता ही नहीं है। तो आपको उनके आसपास की गलियां दिख रही हैं कि वो रास्ता सन्नाटा दिख रहा है, उस पर कोई रास्ता भी नहीं बना है, वो पगडंडी टाइप की दिख रही, मैं उसके ऊपर चढ़ के निकलूँ, वो आप निकल गए और कोई नहीं मिला तो वो आपका रास्ता हो गया। तो ये हसन काज़मी है। ये शायरी का मामला है। शायरी में आपको पहले उतारना पड़ेगा, फिर निकल जाए, फिर खुद ब खुद निकलेगा। कोई भी ख्याल आपके पास आया, आपके जहन में आ जाए, अरे गालिब ने ऐसे कहा है, मीर ने ऐसे कहा है, मोमिन ने ऐसे कहा है, ज़ौक़ ने ऐसे कहा है, जिगर ने ऐसे कहा, मुसफ़ी ने ऐसे कहा है, तो आप कहेंगे यार वो मेरे लिए क्या बचा। तो आपको उन 10, 20, 50 लोगों के बीच से अपने को निकालना कि इस ख्याल को और कैसे कहा जा सकता है। तो उसमें आपका पूरा माथा जो है वो चक्की की तरह चलेगा और उसमें पीसते जो बाहर निकल के आएगा, फिर वो आपका अपना अंदाज होगा, अपना डिक्शन होगा, अपने कहने की सलाहियत होगी उसकी। तो नए लोग जो हैं सिर्फ पढ़ें, 5, 7 साल 10 साल लग जाएं, उन्हें ये यकीन हो जाए कि मैंने, ऐसा कोई आदमी नहीं बचा उस्तादों में जिनको हमने ना पढ़ा हो। और ये पढ़ा नहीं, उन्हें याद होना चाहिए कि जिस वक्त आपके जहन में कोई तस्वीर उभरती है, कोई ख्याल आता है, तो आपके जहन में फिर मीर और गालिब, जोश जिगर सब सामने खड़े हों। जैसा हमने भी इस ख्याल को कहा है, हमने भी कहा है, तुमने भी कहा है, तो आप क्यों, आप किस अंदाज से ले जाएंगे? आप उससे अलग हट के बात कहिए कोई, तो एक्सेप्ट ही जाएगी, वो पहचान आपकी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आपकी इस बातचीत से मैं भी अपने आप को बहुत बोनस समझ रही हूँ, और बहुत कुछ मुझे भी अभी सीखना है जैसे लोगों से। ये एहसास तो जिंदगी भर आखिरी सांस तक रहना चाहिए कि हमने कुछ नहीं हासिल किया, अभी बहुत कुछ हासिल करना है। और हमें कुछ नहीं, सब कुछ में 45-46 बरस हो गए। अभी एक साहब ने यहीं के संतपूरे ने याद दिलाया, हमें तो तुम्हारा 40 के आसपास टाइम होगा जब हम पहली दफ़ा यहाँ आए थे, और हमसे और साजिद सदी साहब से कहा नहीं, वो करीब 43 साल हो गए, सिलौंज का मुशायरा था, हम ही ने तुमको बुलाया था, और वहाँ एक शादी का प्रोग्राम था, उसमें एक सिलसिला निकल आया कि 2-3 शायर बुला लो, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो उसमें मैंने तुम्हें बुला दिया था। लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ख़ास तौर से जो कुछ करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।